जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक्स या फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के पहले क्लास की। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे मित्रों का लगातार ये डिमांड था कि गुरुजी जेनेटिक्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक बार जेनेटिक्स का भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करा जाए। तो बिल्कुल आज से हम लोग जेनेटिक्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत करेंगे। ध्यान में रखिएगा, इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है जिसमें से हम लोग 10 क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे और बाकी के क्वेश्चन को अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई मित्र आगे के सभी एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी साइंस को कवर करना चाहते हैं और वो भी 6 से लेकर के 10 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट को, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस योगदान बैच में। दोस्तों, इस योगदान बैच से संबंधित किसी भी तरह के अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ये जो आपका योगदान बैच 151 रुपये में अभी मिल रहा है, इसका रजिस्ट्रेशन कल तक ही है, यानी कि 19 सितंबर तक ही है। तो अगर आप में से कोई मित्र जुड़ना चाहते हैं तो कल तक आप 151 रुपये में इस बैच को इनरोल कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है। पहला ऑप्शन है कायिक जनन के दौरान, दूसरा ऑप्शन है अलैंगिक जनन के दौरान, तीसरा ऑप्शन है लैंगिक जनन के दौरान और चौथा ऑप्शन है मुकुलन के दौरान। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी यहाँ पे आनुवांशिक पदार्थ की बात की जा रही है, तो ये आनुवांशिक पदार्थ किसको बोला जाता है। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग बात करते हैं आनुवांशिक पदार्थ की तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो डीएनए होता है इसको क्या बोला जाता है, आनुवांशिक पदार्थ बोला जाता है। और साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं आनुवांशिकी के इकाई की, यानी कि यूनिट ऑफ हेरिडिटरी की, यानी कि आनुवांशिकी की इकाई की, तो हम लोग किसका नाम लेते हैं, जीन का नाम लेते हैं। आप सभी इस दोनों चीज़ को हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। जब भी आनुवांशिक पदार्थ की बात बोला जाएगा आप डीएनए समझेंगे और जब आनुवांशिकी की इकाई की बात की जाएगी तो आप लोग जीन समझेंगे। क्वेश्चन आपसे क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे करा जा रहा है कि आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है। मेरे मित्र, ये जो डीएनए है इसका विनिमय यानी कि एक्सचेंज, आदान प्रदान कब होता है, किस जनन में होता है, ये चीज़ आपको बताना है। आप सबों को मालूम है और पीछे के सेशन में मैंने आपको बताया भी है कि जब हम लोग बात करते हैं किसकी, रिप्रोडक्शन की, किसकी बात करते हैं, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी रिप्रोडक्शन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। और दूसरा होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग हिंदी में लैंगिक जनन कहते हैं। मेरे मित्र, आप सभी ने ये देखा था कि अलैंगिक जनन में सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है, तो एक ही पेरेंट्स की जरूरत होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी इसमें डबल पेरेंट्स की जरूरत होती है। कितने की जरूरत होती है, डबल पेरेंट्स की जरूरत होती है। यानी कि जो डबल पेरेंट्स होता है उसमें एक मेल होता है और दूसरा क्या होता है, फीमेल होता है। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी चूंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, तो जो हमको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू नया जीव मिलता है उसमें जो हमको लक्षण देखने को मिलते हैं वो किसके जैसा होता है, तो जो सिंगल पेरेंट उसके जनन में हिस्सा ले रहा है उसके जैसा होता है। चूंकि यहाँ पे पार्टिसिपेट जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट करता है, तो जाहिर सी बात है कि उसी पेरेंट का उसमें जीन होगा। यहाँ पे कोई हमको अदर लक्षण देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो हम लोग कहते हैं कि गुरुजी इस रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होती है, यानी कि डबल पेरेंट्स की जरूरत होती है। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा नया जीव होगा उसमें कुछ प्रॉपर्टीज हो सकता है कि मेल का भी हो और कुछ प्रॉपर्टीज हो सकता है कि फीमेल का भी हो। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होगा, तो सर जो आनुवांशिक पदार्थ हैं उसका विनिमय होगा, यानी कि एक्सचेंज होगा, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। किस लिए, तो जनन की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए।
तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है, आप कहेंगे सर वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें डबल पेरेंट की जरूरत होगी उसी में आनुवंशिक पदार्थ का क्या होगा, विनिमय होगा। और डबल पेरेंट की जरूरत किस में होती है, आप कहते हैं सर लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमेशा ध्यान में रखना है कि आनुवंशिक पदार्थ का एक्सचेंज, आदान प्रदान, विनिमय जब भी होगा तो किस में होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें डबल पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ प्रॉपर्टीज मेल का भी होगा और कुछ प्रॉपर्टीज फीमेल का भी होगा। जबकि और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा। तो जाहिर सी बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो हमको जीव मिलेंगे उसमें जो प्रॉपर्टीज होगी वो सिंगल पेरेंट के समान ही होगी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि गुलाबी रंग के दो पुष्पों के बीच संकरण कराए जाने पर एक लाल रंग की, दो गुलाबी रंग की और एक सफेद रंग की संतति उत्पन्न हुई। इस संकरण का स्वरूप क्या होगा? पहला ऑप्शन है दोहरा निषेचन, दूसरा है स्वपरागन, तीसरा ऑप्शन है परनिषेचन, चौथा ऑप्शन है कोई निषेचन नहीं। मेरे मित्र, आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपके इस क्वेश्चन के लैंग्वेज में ही छिपा हुआ है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गुलाबी रंग के दो पुष्पों के बीच संकरण कराया जा रहा है, यानी कि गुलाबी रंग के दो पुष्पों के बीच में जनन की प्रक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है। तो आपको क्या मिल रहा है? आपको एक लाल रंग की, दो गुलाबी रंग की और एक सफेद रंग की संतति मिल रही है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस संकरण का स्वरूप क्या होगा। मेरे मित्र, जब दो गुलाबी रंग के पुष्पों के बीच में संकरण कराया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि स्वपरागन हो रहा है, क्योंकि दोनों ही फूल हमारा क्या है, तो सर गुलाबी रंग का ही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे दोनों फूल में से किसी एक का भी कलर क्या होता, चेंज होता, तो हम लोग कहते कि दोनों ही फूल जो हैं वो अलग अलग स्पीसीज के हैं। और जब अलग अलग स्पीसीज का होता तब हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, परपरागन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि मटर के एक लंबे पौधे टीटी और एक बौने पौधे के बीच संकरण कराए जाने पर जो संतति उत्पन्न हुई उसके सभी पौधे लंबे थे, क्योंकि पहला ऑप्शन है लंबा होना प्रभावी विशेषक है, दूसरा ऑप्शन है बौना होना प्रभावी विशेषक है, तीसरा है बौना होना अप्रभावी विशेषक है और चौथा ऑप्शन है कि मटर के पौधे की ऊंचाई का नियंत्रण टी अथवा टी जीन से नहीं होता। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि मटर के एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे के बीच संकरण कराए जाने के बाद जो संतान मिलती है, यानी कि जो संतति मिलती है, उसमें बहुत सारे पौधे लंबे थे। ये लंबा क्यों था, ये चीज़ आपको बताना है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इतना तो हम लोगों को मालूम है कि मेंडल ने जो अपना प्रयोग करा था वो मटर के पौधे पे करा था। ध्यान दीजिएगा कि मेंडल ने जो अपना मटर के पौधे पे प्रयोग करा था उसमें उन्होंने दो टाइप के पौधे को चूज करा था। पहला लंबा था और दूसरा क्या था, बौना था, यानी कि डवार्फ था, छोटा कह सकते हो। लंबा पौधा को यहाँ पे हम लोग टीटी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बौना पौधा को हम लोग स्मॉल टीटी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दोनों के बीच जब उन्होंने संकरण कराया, दोनों के बीच जब उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया सर, तो संकरण के बाद जो उसको संतति मिली, संकरण के बाद जो उसको संतति मिली उसमें से ज़्यादातर संतति क्या थे, लंबे थे। क्या थे सर? ज़्यादातर संतति लंबे थे। और यहाँ पे जो ज़्यादातर संतति लंबे थे, इस चीज़ को उन्होंने परख करके क्या बोला, ये जो लंबा होना है, जो लंबा होना है ये क्या है, एक डोमिनेंट प्रॉपर्टीज है, यानी कि प्रभावी विशेषक है। मेंडल ने क्या बोला कि जो हमको अधिकांशतः पौधे यहाँ पे लंबे मिल रहे हैं, यहाँ पे लंबा होना क्या है, एक डोमिनेंट प्रॉपर्टीज है, प्रभावी विशेषक है। और मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे लंबा और बौना पौधा के बीच में संकरण के बाद जो संतति मिला उसको क्या बोला गया, तो उसको पहली पीढ़ी बोला गया, यानी कि F1 जनरेशन बोला गया। तो मेरे मित्र, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि F1 पीढ़ी के अधिकांश पौधे लंबे होते हैं, रीजन क्या है, तो आप कहेंगे लंबा होना एक प्रभावी विशेषक है, यानी कि डोमिनेंट प्रॉपर्टीज है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमेशा ध्यान में रखना है कि लंबा पौधा और बौना पौधा के बीच संकरण के बाद जो हमको संतति मिला उसको कौन सा जनरेशन बोला गया, F1 जनरेशन। और पहली पीढ़ी में कौन सा लक्षण सबसे ज़्यादा प्रभावी था, तो सर लंबा होना सबसे ज़्यादा प्रभावी।
उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन जो है वो एक स्टेटमेंट है और आपको यहाँ पे चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है कि प्रत्येक हार्मोन के लिए एक जीव होता है। यहाँ पे जीव गलती से लिखाया है, यहाँ पे जीन होना चाहिए था। दूसरा ऑप्शन है कि प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक जीव होता है, यहाँ पे भी जीव की जगह क्या होगा, जीन होगा। और तीसरा ऑप्शन है कि प्रत्येक एंजाइम के उत्पादन के लिए एक जीन होता है। चौथा ऑप्शन है कि वसा के प्रत्येक अणु के लिए एक जीन होता है। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे सर ये तो कंफ्यूज कर रहा है। तो मेरे मित्र कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, क्या ध्यान में रखेंगे कि प्रोटीन हो या फिर आपका एंजाइम हो या फिर आपका हार्मोन हो, प्रोटीन हो, एंजाइम हो या फिर हार्मोन हो, ये सभी विशेष प्रकार के जीन द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। विशेष प्रकार के जीन द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, जबकि वसा के नियंत्रण के लिए कोई जीन की आवश्यकता नहीं होती है। कोई जीन की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। क्या याद रखेंगे कि प्रोटीन हो, एंजाइम हो या फिर हार्मोन हो, ये सभी विशेष प्रकार के जीन द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, जबकि वसा के नियंत्रण के लिए किसी भी प्रकार के जीन की जरूरत नहीं होती है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन है कि प्रत्येक हार्मोन के लिए एक जीन होता है। आप कहेंगे सर जब आप ये कह रहे हैं कि हार्मोन, प्रोटीन, एंजाइम सभी विशेष प्रकार के जीन द्वारा नियंत्रित होता है, तो जाहिर सी बात है कि प्रत्येक हार्मोन के लिए क्या होगा, एक जीन होगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा है सर कि प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक जीन होता है, आप कहेंगे सर ये भी सही है। तीसरा है सर कि प्रत्येक एंजाइम के उत्पादन के लिए एक जीन होता है, आप कहेंगे ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन है कि वसा के प्रत्येक अणु के लिए एक जीन होता है, आप कहेंगे सर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वसा के नियंत्रण के लिए कोई जीन की आवश्यकता नहीं होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे RRYY और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे RRYY में संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे? पहला ऑप्शन है गोल और पीले, दूसरा ऑप्शन है गोल और हरे, तीसरा ऑप्शन है झुर्रीदार और हरे और आपका चौथा ऑप्शन है झुर्रीदार और पीले। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्वेश्चन में F1 का जिक्र किया हुआ रहेगा, F1 बोले तो पहली पीढ़ी का जिक्र किया हुआ रहेगा, तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखना कि पहली पीढ़ी का जो बीज होगा वो कैसा होगा, गोल और पीला होगा। कैसा होगा? गोल और पीला होगा। जब भी आपसे इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए और प्रश्न में F1 का जिक्र किया हुआ रहे, तो आप क्या कहेंगे कि जो हमारा पहली पीढ़ी का बीज होगा वो गोल और पीला होगा। आप कहेंगे सर इस टाइप के और प्रश्न कैसे बनेंगे? तो मेरे मित्र इस टाइप के और प्रश्न बनाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको ये पूरा ढड्ढर याद रखना होगा, जो कि अभी आपसे संभव नहीं है। तो बहुत ज़्यादा बॉदरेशन और कपार पे लोड लेने की जरूरत नहीं है सर। अभी सिर्फ आप क्वेश्चन के माध्यम से इस चीज़ को अपने माइंड में रखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में जब भी F1 पीढ़ी की बात की जाएगी और क्वेश्चन में जब भी हमसे RRYY या फिर RRYY का जिक्र किया जाएगा या इस दोनों के बीच में संकरण कराया जाएगा, मतलब ये हुआ कि गोल और पीला या फिर झुर्रीदार और हरा, इस प्रकार के बीज का संकरण करवाया जाएगा, तो पहली पीढ़ी में हमको क्या मिलेगा? गोल और पीला बीज। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि मानव नरों में एक गुणसूत्र को छोड़कर सभी गुणसूत्र पूर्ण जोड़े में हैं, ये अपूर्ण जोड़े वाला गुणसूत्र कौन सा है?
पहला ऑप्शन है बड़ा गुणसूत्र, दूसरा ऑप्शन है छोटा गुणसूत्र, तीसरा ऑप्शन है वाई गुणसूत्र और चौथा ऑप्शन है एक्स गुणसूत्र। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि मेल में जो अपूर्ण गुणसूत्र होता है वो कौन सा होता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी मेल हो या फीमेल दोनों में ही 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, और अगर हम लोग बात करते हैं मेल में अपूर्ण गुणसूत्र की, यानी कि आधे गुणसूत्र की, वो पूरा नहीं होता है, तो वो कौन सा है? तो आप कहते हैं सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम है। और ध्यान में रखेंगे कि जो आपका लिंग निर्धारित करने वाला क्रोमोसोम है, जो आपका लिंग निर्धारित करने वाला क्रोमोसोम है, उसी को आप क्या बोलते हैं? आप कहते हैं सर एक्स एंड वाई आर नॉन एज सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम, और यही दोनों क्रोमोसोम मेल में क्या होता है? तो आप कहते हैं सर अपूर्ण होता है, यानी कि ये कंप्लीट नहीं होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि मानव नरों में एक गुणसूत्र को छोड़कर सभी गुणसूत्र पूर्ण जोड़े में हैं, ये अपूर्ण जोड़े वाला गुणसूत्र कौन सा है? आप कहेंगे एक्स और वाई। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर सही आंसर तो हमारे तीसरा और चौथा दोनों स्टेटमेंट हो जाएगा। भाई मेरे आप नीचे देख लीजिए कि किस ऑप्शन में तीसरे और चौथे स्टेटमेंट की चर्चा की जा रही है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी में, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चे के नरत्व का निर्धारण होता है। पहला ऑप्शन है युग्मज में एक्स गुणसूत्र से, दूसरा ऑप्शन है युग्मज में वाई गुणसूत्र से, तीसरा ऑप्शन है लिंग का निर्धारण करने वाली जनन कोशिका के कोशिका द्रव से, और चौथा ऑप्शन है बच्चे के लिंग का निर्धारण यादृच्छिक रूप से होता है, यानी कि रैंडम रूप से होता है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब भी हम लोग बच्चे के लिंग के निर्धारण की बात करते हैं या बच्चे का लिंग निर्धारण की बात करते हैं, लिंग निर्धारण की बात करते हैं, तो हम सभी क्या कहते हैं? हम सभी कहते हैं कि गुरुजी जब भी बात की जाएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो बात किसकी होगी? मेल की होगी, और किसकी होगी? फीमेल की होगी। इसमें आपको कहीं से कोई शक नहीं है कि आप सबों को ये ना मालूम हो कि मेल में सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम कौन सा होता है। तो आप कहते हैं कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि एक्स वाई होता है, जबकि फीमेल की बात करते हैं तो सर इसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर वाई क्रोमोसोम एक्स के साथ डिफ्यूज हो जाता है, अगर वाई क्रोमोसोम एक्स के साथ डिफ्यूज हो जाता है, तो जो हमारा बेबी होता है वो क्या होता है? बॉय होता है, यानी कि लड़का होता है, कह सकते हैं नर होता है। और जब मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ डिफ्यूज होता है, तब किसका चांस होता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी गर्ल, यानी कि लड़की का चांस होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि बच्चे के नरत्व का निर्धारण, यानी कि बच्चे के मेल होने का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? पहला ऑप्शन है कि युग्मज में एक्स गुणसूत्र से। आप कहेंगे नहीं सर, एक्स गुणसूत्र अगर एक्स गुणसूत्र के साथ डिफ्यूज कर जाएगा तो क्या होगा? गर्ल, जबकि वाई गुणसूत्र एक्स के साथ डिफ्यूज करेगा तब क्या होगा? बॉय होगा। तो आपका पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, और दूसरे ऑप्शन में है कि युग्मज में वाई गुणसूत्र से। आप कहेंगे सर यही हमारा सही आंसर है, जब वाई, मेल का वाई फीमेल के एक्स के साथ डिफ्यूज करेगा तो क्या होगा? तो सर बॉय होने की संभावना ज़्यादा होगी। तो सही आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक युग्मज से जिसमें पिता से वंशागत किया गया एक एक्स गुणसूत्र है, किस प्रकार का बच्चा बनेगा? पहला ऑप्शन है लड़का, दूसरा ऑप्शन है लड़की, तीसरा ऑप्शन है एक्स गुणसूत्र से बच्चे का लिंग का निर्धारण नहीं होता है, चौथा ऑप्शन है लड़का और लड़की दोनों। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, क्वेश्चन में बहुत ही क्लियरली आपसे बताया जा रहा है कि एक युग्मज से जिसमें पिता से वंशागत किया गया है एक एक्स गुणसूत्र है। ध्यान दीजिएगा, पिता से वंशागत किया गया है और उसमें एक्स गुणसूत्र है। और आप सबों ने अभी जस्ट देखा है कि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, बात करते हैं मेल की और बात करते हैं फीमेल की, तो आप सभी कहते हैं कि इसमें एक्स और वाई गुणसूत्र होता है, इसमें एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। तो कहा जा रहा है कि पिता से वंशागत किया गया है जिसमें एक्स गुणसूत्र है, यानी कि पिता का एक्स गुणसूत्र किसके साथ डिफ्यूज किया है? तो सर माता के एक्स गुणसूत्र के साथ। तो क्या होगा? आप कहेंगे सर जो बच्चा होगा उसकी संभावना लड़की होने की होगी। जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही आसान सा सवाल सर। आपसे पूछा जा रहा है कि गलत कथन चुनिए,
यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इस चारों में से गलत कौन सा है उसको आपको चुनना है। पहला ऑप्शन है कि एक समष्टि में लगातार कई पीढ़ियों तक कुछ एक जीनों की प्रायिकता में परिवर्तन से विकास होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ही सही है, जो जीव होते हैं उसमें कई पीढ़ी तक कुछ एक जीनों में परिवर्तन होते रहता है जिससे उसका क्या होता है, विकास होता है। तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा ऑप्शन है कि भूखमरी के कारण जीव के भार में कमी का आनुवांशिक रूप से नियंत्रण किया जा सकता है। मेरे मित्र, जब भूखमरी हो जाएगा तो हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग किसी आपदा विपदा की बात करेंगे। और यहाँ पे भूखमरी को किससे रिलेट किया जा रहा है, तो सर यहाँ पे कहा जा रहा है कि भूखमरी के कारण जीव के भार में कमी का आनुवांशिक रूप से नियंत्रण किया जा सकता है। भूखमरी का आनुवांशिकी से कोई लेना देना है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। भूखमरी तो आपदा या विपदा के चलते होगी, कोई आपदा पड़ेगा तो हो सकता है कि भूखमरी हो जाएगा, लेकिन उसका आनुवांशिक गुण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इससे हम लोग जीवों के भार में आनुवांशिक रूप से नियंत्रण तो नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, तो सर गलत एक्सप्लेन कर रहा है, भूखमरी का आनुवांशिकी से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान देंगे तीसरे ऑप्शन में है कि दुबले पतले जनकों की संतति अधिक भार वाली हो सकती है। ये सर ऐसा पॉसिबिलिटीज होता है, ऐसी संभावना होती है, यानी कि जो दुबले पतले माता पिता होते हैं उससे जो नया बच्चा आता है उसका जो भार होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। तो कहीं ना कहीं तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। आपका चौथा ऑप्शन है कि कई पीढ़ियों तक जिन विशेषकों की वंशागति नहीं होती उनसे विकास नहीं होता है। ये बात भी सही है, कई पीढ़ियों तक जिससे आपका वंशागति नहीं होती है यानी कि वंश नहीं चल पाता है, तो जाहिर सी बात है कि उसका विकास नहीं होगा। यहाँ पे आपको गलत कथन चूज करना था, तो आप ही बताइए कि गलत कथन कौन सा है। आप कहेंगे सर ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तीनों ही सही हैं, जबकि ऑप्शन बी क्या है, गलत है। भूखमरी का आनुवांशिकी से कोई लेना देना नहीं होता है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि नई स्पीसीज का निर्माण हो सकता है जब, पहला स्टेटमेंट है जनन कोशिकाओं के डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। दूसरा है कि युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ जाता है। तीसरा है कि आनुवांशिक पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। चौथा है जनकों में परस्पर मैथुन नहीं होता। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि नई स्पीसीज का निर्माण हो सकता है, कब हो सकता है? आप कहेंगे सर नई स्पीसीज का निर्माण होगा तो उसके लिए जनन की प्रक्रिया को संपन्न करना होगा। ये दो तरीके से होगा, असेक्सुअल मेथड और सेक्सुअल मेथड। यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे? सेक्सुअल मेथड की बात करेंगे। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब भी हम लोग लैंगिक जनन की बात करेंगे ना, तो ऐसा संभव है कि क्या हो, डीएनए में परिवर्तन हो या फिर युग्मकों के गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि नई स्पीसीज का क्या होगा, निर्माण होगा। तो जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि नई स्पीसीज का निर्माण हो सकता है जब, तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है कि जनन कोशिका के डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, बिल्कुल ही सही है। यानी कि पहला स्टेटमेंट कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अनुरूप बातों को फुलफिल कर रहा है। और दूसरा है कि युग्मकों के गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन आ जाता है, ये भी आपका क्या है, तो सर बिल्कुल ही सही है। ध्यान दीजिएगा कि तीसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि आनुवांशिक पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मेरे मित्र, जब हम लोग जनन की प्रक्रिया को संपन्न करेंगे तो ये संभव ही नहीं है कि आनुवांशिक पदार्थ में कोई परिवर्तन ना हो। आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन होगा ही होगा। यानी कि आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अनुरूप गलत एक्सप्लेन कर रहा है। जबकि अगर चौथे स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि जनकों में परस्पर मैथुन नहीं होता है। भाई परस्पर मैथुन नहीं होगा तो फिर जनन की तो बात ही नहीं करेंगे। यानी कि चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। आप क्या कहेंगे, सर सही तो 1 और 2 है। तो देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में 1 और 2 की चर्चा की गई है। आप कहेंगे सर पहले ही ऑप्शन में 1 और 2 की चर्चा की गई है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र, आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही क्वेश्चन रखेंगे और उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इस चैप्टर के हैं, अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं तो 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।